यह पीडीएफ है और हैंड रिटन नोट्स है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यूजीसी के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हो। ये नोट्स आपको लगभग 277 पेज की है और मध्यकालीन भारत की है। आप लोग इसको नोट्स भी कर सकते हैं और पूरी नोट्स का वीडियो आपको मिलेगा। तो पहले हम स्रोत से स्टार्ट करते हैं। मुगल काल के विषय में जानने के स्रोत, उसके जो स्रोत हैं, स्रोत में पहला बाबरनामा या तुजुक बाबरी है। यह मुगल काल की पहली आत्मकथा है। मुगल बादशाह बाबर ने चगताई तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा को लिखा था। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जा रहा है कि अपनी आत्मकथा को स्वयं बाबर ने लिखा था। बाबर पहला मुगल बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा था। ये भी नोट करने की बात है कि पहला बाबर जो व्यक्ति है, मुगल बादशाह है, वो अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा था। बाबर के अनुसार भारत पहली, दूसरी एवं तीसरी जलवायु के बीच है। उसने भारत को असंख्य एवं अनंत कारीगरों का देश कहकर प्रशंसा किया है। बाबर हिंदुस्तान का वर्णन करते हुए लिखा है कि भारत के हमामों मतलब पानी में उछाल नहीं है, यहाँ के निवासी रूपवान नहीं हैं, यहाँ के अंगूरों में दम नहीं है तथा यहाँ के नागरिक मुगलों से घृणा करते हैं। सड़क माप हेतु गज बाबरी का सर्वप्रथम उल्लेख बाबरनामा में मिलता है। यहाँ पर पॉइंट नोट करने योग्य है कि सड़क माप हेतु जो गज बाबरी है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो बाबरनामा में मिलता है। सिंधु नदी पार करते ही हर वस्तु हिंदुस्तानी किस्म की हो जाती है। बाबर प्रकृति प्रेमी था। उसने विस्तार के साथ भारत की वनस्पतियों एवं प्राणियों का वर्णन किया है। वह हिंदुस्तान के फलों में आम तथा पशुओं में हाथी को सर्वोत्तम मानता है। बाबर ने लिखा है कि मैंने आगरा में ज्यामिति विधि से नूर-ए-अफगान, जिसे आराम बाग या राम बाग कह सकते हैं, नामक बाग लगवाया। अफगानिस्तान में काबुल में शाहरुख और कंधार में बाबरी नामक चांदी के सिक्कों को जारी करवाया। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जा रहा है कि बाबर ने चांदी के सिक्कों को जो जारी करवाया उसका नाम क्या था, शाहरुख, और कंधार में बाबरी नाम था। उत्तर भारत की सभी नदियों को तैर कर पार किया था बाबर। एक बार गंगा नदी को भी तैर कर पार किया था। अनुवाद इसका, बाबरनामा का सर्वप्रथम फारसी भाषा में अनुवाद बाबर के ही शासनकाल में सद्र उस सुदूर शेख जित्तुद्दीन ख्वाजा उर्फ जैन वफाई ख्वाजा ने किया था, परंतु इसके कुछ अंश तूफान में नष्ट हो गए। हुमायूं के शासनकाल में जैना खां एवं पैमादा हसन ने बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया। अकबर के शासनकाल 1589-90 में अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया। शाहजहां के शासनकाल में बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अबू तालिब दुर्वती ने किया। बाबरनामा का फारसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद 1826 ईस्वी में अर्सकिन, एल्गिन और लीडेन के द्वारा किया गया। उसके बाद एल्गिन ने भी बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम मैडम एनटी सुसन्ना बेवरीज ने और मेवास ऑफ बाबर नामक शीर्षक से किया है। 1871 में फ्रांसीसी भाषा में बाबरनामा का अनुवाद हुआ है। इतिहासकार एल्फिस्टन ने, अब इसको आप नोट्स बनाना चाहे तो इसे रोक के वीडियो को बना सकते हैं। आगे हम जहाँ मुख्य पॉइंट रहेगा वहीं पढ़ लेंगे। बाबर विद्वान और कवि था। बाबर तुर्की एवं फारसी भाषाओं का ज्ञाता भी था। उसने फारसी पद्य की नवीन शैली मुबय्यान को जन्म दिया। इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार बाबर ने फारसी भाषा में मसनवी लिखा है, जिसे मसनवी ये मुबीन कहा जाता है। बाबर का स्थान तुर्की पद्य की रचना में मीर अली शेर बेग के पश्चात माना गया है। बाबर की तुर्की गीतों की रचनाओं का संकलन दीवान कहलाता है। ये भी पॉइंट नोट करने को है। ऐसे आप नोट्स को लिख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। कुरान लिखकर मक्का भेजा था। बाबर ने उबैदुल्लाह अहरार द्वारा लिखित पुस्तक रिसाल ए बालिबिया
को तुर्की पद में लिखा है। बाबर ने खत ये बाबरी रिसाल उसज को भी बाबर ने लिखा है। बाबर ने न्याय से संबंधित ग्रंथों को भी लिखा है। कानून ये हुमायूंनामा लेखक इसके कौन है? ख्वानमीर। भाषा इसकी फारसी है। अगला जो है पॉइंट, बाबर ये हुमायूनी की रचना फारसी भाषा में ख्वानमीर ने किया है। ख्वानमीर का वास्तविक नाम गियासुद्दीन था। ख्वानमीर बाबर के खेमे के साथ सैन्य अभियानों में उसने हुमायूं की प्रशंसा में कानून ये हुमायूनी नामक ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में हुमायूं के राजत्व सिद्धांत की व्याख्या, उसके ज्योतिष, खगोल विज्ञान के प्रति लगाव इत्यादि विषयों का उल्लेख किया है। हुमायूं ने पांडमेर को अमीर ए अकबर की उपाधि प्रदान किया है। ख्वानमीर ने बाबर के सैन्य अभियानों के समय गंगा के तट पर फारसी भाषा में हवी उस सियार नामक ग्रंथ की रचना किया है। हवी उस सियार में तुगलक शासकों को छोड़कर दिल्ली के सभी मुसलमानों का उल्लेख किया है। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं की सेवा में चला गया ख्वानमीर ने हुमायूं की तुलना सिकंदर से की है। हुमायूं को सिकंदर आजम एवं खुदा का साया कहा है। चल तो अगला क्या स्रोत है? रसीख ये रसीदी बाबर का सौतेला भाई मिर्ज़ा हैदर दोगला कश्मीर का शासक था। उसने फारसी भाषा में तारीख़ रसीदी नामक ग्रंथ को लिखा है। इस ग्रंथ को हुमायूं के शासनकाल में पूर्ण किया था। उसने लिखा है कि हुमायूं अफीम का सेवन करता था। मिर्ज़ा हैदर दोगलात का नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं की तरफ से सम्मिलित हुआ था। मिर्ज़ा हैदर दोगलात ने हुमायूं को कश्मीर बुलाकर पुनः हिंदुस्तान की विजय करने की सलाह दिया था। उसने कश्मीर में हुमायूं के नाम का खुतबा पढ़कर एवं सिक्के ढलवाकर उसे बादशाह घोषित कर दिया था। अब चलते हैं हुमायूंनामा। बाबर की पुत्री एवं हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने बादशाह अकबर के आग्रह पर हुमायूंनामा की रचना की। यह फारसी भाषा में लिखी गई है, नोट करने योग्य है, परंतु कहीं तुर्की भाषा का भी प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ में मुगल बादशाहों की भौतिक दुनिया, पारिवारिक जीवन, मुगल हरम की रीति रिवाज, विवाह और मुगल बादशाहों एवं युवराजों के बीच चलने वाले संघर्षों को सुलझाने में परिवार की वरिष्ठ महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका इत्यादि का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। गुलबदन बेगम ने यह भी लिखा है कि हुमायूं ने कामरान को समझाने के लिए खानजादा बेगम को भेजा था। 1579 ईस्वी में मक्का जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व गुलबदन बेगम ने किया था। गुलबदन बेगम के अनुसार उनके पिता बाबर की मृत्यु का मुख्य कारण इब्राहिम लोदी की माता द्वारा दिया गया जहर था। 1603 ईस्वी में गुलबदन बेगम की अकबर के काल में मृत्यु हो गई। अगला स्रोत क्या है? ताज़किरात ए वाक़ियात। जौहर आफ्तावाची ने फारसी भाषा में इस ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में किया था। जौहर आफ्तावाची ने अपने ग्रंथ में केवल हुमायूं के जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया है। इस ग्रंथ से हुमायूं के शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला मिरातुल ममालिक। इस ग्रंथ की रचना तुर्की नौसेना अधिकारी अली रईस द्वारा की गई है। वह 1556 ईस्वी में मुगल दरबार में आया था। इस ग्रंथ में हुमायूं के जीवन का उल्लेख किया गया है। तज़किरात ए हुमायूं अकबर वायजीद बयात ने फारसी भाषा में इस ग्रंथ की रचना किया है। वह अकबर की जीवनी लिखने वाला एकमात्र व्यक्ति था। अकबर ने अपने सभी दरबारियों को इतिहास लिखने का आदेश दिया था। वायजीद बयात लकवाग्रस्त था, इसलिए अपने संस्मरण में बोलकर लिखवाया था। 1857 ईस्वी में वायजीद अयात ने बकावल बेगी शाही रसोइया का प्रबंधक जो होता है के पद पर भी कार्य किया था।
वाजिद वयात ने हुमायूं के चरित्र के कई पहलुओं जैसे उसकी उदारता, उसका प्रेषित में विश्वास और चित्रकला के प्रति प्रेम इत्यादि का उल्लेख किया है। तौक़ात-ए-अकबरी या तारीख़-ए-निज़ामी, इसको ऐसे आप नोट कर सकते हैं देखकर। अगला में जो टॉपिक मुख्य होगा तारीख़-ए-अकबर है। उसके बाद लेखक आरिफ कंधारी हैं। मुंतखाब उस तवारीख़, इसको थोड़ा पढ़ देते हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी का जन्म 1540 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। उसका उपनाम कादरी या इमाम अकबर शाह था। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी के युद्ध में अब्दुल कादिर बदायूनी गाजी की उपाधि धारण करने के लिए युद्ध में शामिल हुआ था। इसको स्टॉप करके आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा, आप लोग स्टॉप करके लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अन्यथा अपना सुझाव कमेंट में दीजिएगा। अगला चैप्टर लाने के पर आप सुझाव देंगे तो मैं आवाज़ में उसको बोल भी दूंगा। तारीख़-ए-अल्फ़ी है, अबुल फजल अल्लामी हैं। ये स्रोत हैं, स्रोत के बाद चैप्टर शुरू होगा। अबुल फजल ने अहमदी कैसत अर्थात तारीख़-ए-म्यानदान तैमूरिया है। नफ़ाइसुल मासिर तारीख़-ए-सिंध है। तुजुक-ए-जहांगीरी है। तवारीख़-ए-फ़रिश्ता है। तारीख़-ए-फ़रिश्ता, पातशाहनामा है। पूरी नोट्स है। शाहजहाँनामा है। अब इसके बाद में बाबर का भारत पर आक्रमण, इतना हो जाएगा तो सेकंड पार्ट में हम यहाँ से बाबर का भारत पर आक्रमण यहाँ से सेकंड पार्ट में स्टार्ट करेंगे। और आप लोग कहेंगे तो पूरा हम कमेंट करेंगे, तो इस पीस में आपको वो पढ़ भी देंगे जिससे आपको आसानी हो जाए। और इसको आप लिख भी सकते हैं। तो जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा, हम अगला पार्ट ज़रूर लाएंगे।